प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स रिवाइज करेंगे। काफी हद तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बट इंपॉर्टेंट है। ड्रॉअर, ड्रॉअर इज द पर्सन हु मेक्स और राइट्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द पर्सन ऑन होम बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। क्रेडिटर मतलब उसने क्रेडिट पे सामान बेचा हुआ है, उसने पैसे लेने हैं। ड्रॉअर द पर्सन हु मेक्स द बिल। ड्रॉई इज द पर्सन on whom the bill of exchange is drawn for acceptance. The drawee is the person who accepts the bill. He is the person to whom credit has been granted, the person who purchases the goods on credit. Pay, the person who receives the payment, or the person whose name is mentioned in the bill of exchange to whom the amount is payable. अब न्यू टर्म्स शुरू होंगे। ड्रॉ ड्रॉई पे ही तो बिल ऑफ एक्सचेंज में हम ऑलरेडी कर चुके हैं। टर्म ऑफ अ बिल, टेन्योर क्या है बिल का? द पीरियड इंटरवीनिंग बिटवीन द डेट ऑन विच द बिल इज ड्रॉन एंड दैट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू इज कॉल्ड द टर्म ऑफ द बिल। द टर्म में बी इन months, 1 month, 2 months, 3 months, or the term may be in days. If a bill is drawn after sight, if a bill is drawn after sight, the term of the bill begins to run from the date of citing. That is when the bill is accepted. अगर मैंने स्पेसिफाई करा कि मैं आपको बिल भेज रहा हूं एंड द बिल इज आफ्टर साइट, मैंने आपको बिल भेजा 1 सितंबर को, आपने एक्सेप्ट करा 10 सितंबर को, तो 10 सितंबर से पीरियड स्टार्ट होगा, फर्स्ट से नहीं। कब? अगर बिल आफ्टर साइट है। क्या है? बिल आफ्टर साइट, ऐसा लिखा होगा बिल आफ्टर साइट, कुछ मेंशन नहीं है। नॉर्मल बिल है तो 1 अप्रैल को बिल बना के भेजा ना 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से ही टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ द बिल इज आफ्टर साइट, तो द टर्म विल बिगिन once the bill has been cited, मतलब once the bill has been accepted. When the bill is drawn after date, अगर है bill after date, the term of the bill begins to run from the date of drawing the bill. If nothing is mentioned, the bills are always after date. Bill after sight, जब आप एक्सेप्ट कर दोगे तब टेन्योर स्टार्ट होगा। बिल आफ्टर डेट मतलब जिस डेट पे मैंने बिल बना के आपको भेज दिया ना, मीटर डाउन हो चुका है, टाइम पीरियड तभी से स्टार्ट हो जाएगा। ये कब? बिल आफ्टर डेट। और बिल आफ्टर साइट में एक्सेप्टेंस के बाद। टर्म ऑफ द बिल मंथ्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है। ड्यू डेट इंपॉर्टेंट टर्म है। ड्यू डेट इज द डेट ऑन विच पेमेंट ऑफ द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट। तो जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसमें अगर टर्म ऑफ द बिल ऐड कर दें तो आ जाती है ड्यू डेट। 1 जनवरी को बिल बना के भेजा मैंने, 3 मंथ्स का बिल है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने हो गए, तो 1 अप्रैल को क्या हो जाएगी? ड्यू डेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डेज ऑफ ग्रेस। क्या दिए जाते हैं? 3 days of grace. Days of grace are the 3 extra days added to the period of the bill. It is a custom to add the days of grace. करें नॉर्मली, अब जैसे 1 जनवरी को मैंने आपको बिल बना के भेजा, ड्यू डेट तो उसकी अगर 3 मंथ्स का बिल है तो 1 अप्रैल को ड्यू डेट है, बट नॉर्मली 3 एक्स्ट्रा डेज दिए जाते हैं। कस्टम मतलब ये चीज चलती आ रही है पहले से कि 3 दिन एक्स्ट्रा दे देते हैं कि चलो पेमेंट कर देना, आप वो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए। तो वो जो 3 दिन एक्स्ट्रा दिए उसको बोला जाता है डेज ऑफ ग्रेस। तो ड्यू डेट में डेज ऑफ ग्रेस ऐड कर देते हैं तो आता है डेट ऑफ मेच्योरिटी। क्या आता है? डेट ऑफ मेच्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ड्यू डेट, डेज ऑफ ग्रेस,
डेट ऑफ मेच्योरिटी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मीनिंग भी, और इससे हम रिलेटेड अभी कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे. मैं डिफरेंट सिचुएशंस बताऊंगा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा डेट ऑफ मेच्योरिटी. क्या होती है डेट ऑफ मेच्योरिटी, पहले मीनिंग पढ़ लेते हैं. द डेट विच कम्स आफ्टर एडिंग 3 days to the due date of a bill is called date of maturity. While calculating the due date or maturity date of a bill, following points must be kept in mind. अब technically date of maturity, technically date of maturity is equal to due date plus 3 days of grace. बट आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो ड्यू डेट और डेट ऑफ मेच्योरिटी एक ही चीज मानी जाएगी. इसका मतलब इम्प्लाइड होगा कि जो भी डेट ऑफ ट्रांजैक्शन है उसमें जो भी जब बिल मेच्योर हो रहा है तो वो डेज ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद ही पेमेंट करी जाएगी. Theoretically, due date is before days of grace. Maturity date is calculated after adding 3 days of grace to the due date. बट मैं कह रहा हूँ जब क्वेश्चंस करेंगे तो ड्यू डेट, डेज, मैच्योरिटी डेट एक ही मानी जाएगी. मतलब 3 days ऑफ ग्रेस ऐड करने के बाद ही कैलकुलेट करी जाएगी. सो बट रूल्स, पॉइंट क्या स्टडी करना है, रूल्स क्या है. While calculating the due date or the maturity date, following points must be kept in mind. Very, 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 very important rules. Days of grace are not allowed. Days of grace are not allowed when the bill is payable on demand or at site. बिल पेबल अगर ऐसा लिखा होगा कि बिल पेबल ऑन डिमांड है, तो बिल पेबल ऑन डिमांड होता है मतलब मैं बिल आपके पास लेके आया उस दिन आपको पैसे देने पड़ेंगे, कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं है. बिल एट साइट अगेन सेम, जैसे मैंने आपको बिल प्रेजेंट करा आपको मुझे पैसे देने पड़ेंगे. डेज ऑफ ग्रेस इन दो सिचुएशंस में नहीं होते. किन दो सिचुएशन में, या तो बिल पेबल ऑन डिमांड है या बिल एट साइट. इन दोनों सिचुएशन में डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलते. ये सारे के सारे रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. व्हेन द पीरियड ऑफ बिल इज स्टेटेड इन डेज, अगर बिल डेज में है, द कैलकुलेशन ऑफ द मैच्योरिटी डेट विल आल्सो बी इन डेज. जैसे होता ना कि एक तो होता ना आपने 1 जनवरी को सामान बेचा, बिल बना के भेजा और टेन्योर है 1 month, 2 month, 3 month, तो मंथ्स में हो गया. वो कह रहा है कि इफ द पीरियड इज इन डेज, 30 days, 45 days, 60 days, 90 days, whatever the time period, but it is mentioned in days. The maturity date will be in days, which includes the date of payment, but excludes the date of transaction. However, 3 days of grace are added. 3 days of grace तो days में होगा तो भी देंगे, but बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, it includes the date of payment but excludes the date of transaction. कह रहा है मतलब, कह रहा है अगर आपने 1 जनवरी को सामान बेचा और 60 days का है तो 1 जनवरी को तो सामान बेचा, वो तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन हो गई, उसको भूल जाओ. उसके बाद 60 days ऐड करो और ऐड करके जो पेमेंट डेट आएगी ना वो डेट भी इंक्लूड करेंगे 60 में. बट अगर 1st को सामान बेचा है, 1st को साइड कर दो, उसके बाद 60 days कैलकुलेट करो, उसके बाद 3 days ऑफ ग्रेस ऐड कर दो. एग्जांपल समझेंगे, ध्यान से देखना. A bill dated 1st January 2019 is payable 60 days after date. ठीक है. एक होता है बिल पेबल ऑन डिमांड, तो उसमें डेज ऑफ ग्रेस नहीं मिलते. आफ्टर डेट बाकी सारे बिल्स में डेज ऑफ ग्रेस मिलते हैं. 1st January 2019, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नॉट इंक्लूडेड. तो 1st January को तो सामान बेच ही दिया. अब जनवरी में कितने दिन बच गए आपके पास,
31 तक 30 डेज बच गए, तो 30 डेज ऑफ जनवरी, फरवरी में 28 डेज होते हैं, 58 हो गए, मार्च के कितने दिन हो गए 2, 58 60, ये हो गए 60 डेज, ठीक है, 60 डेज तक आप 2 मार्च तक पहुंच गए, बट 3 डेज ऑफ ग्रेस भी हैं, तो मार्च 2 तक तो पहुंच ही गए थे, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 डेज ऑफ ग्रेस अगर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, मार्च 5 हो जाएगी आपकी मैच्योरिटी डेट। तो रूल क्या पड़ा, when the period of the bill is stated in days, the calculation of the maturity date will also be done in days, which includes the date of payment but excludes the date of transaction. However, 3 days of grace are added. Includes the date of payment, excludes the date of transaction. This is going to be an important aspect. Third rule, when the period of bill is in months, calculation of maturity date will be in terms of calendar months, ignoring the number of days in a month. अब जैसे 1 जनवरी को बिल दिया, अब 3 मंथ्स हैं, अब फरवरी में 28 डेज होते हैं अगर लीप ईयर नहीं है तो, मार्च में 31 होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, अब मंथ में डेट्स नंबर ऑफ डेज तो अलग होते हैं। कह रहे व्हेन द पीरियड इज मेंशन्ड इन मंथ्स, तो नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ से फर्क नहीं पड़ता, हम पूरा पूरा महीना ले लेंगे, पूरा पूरा महीना ले लेंगे। तो 1 जनवरी है, 3 मंथ्स है, तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा, आपकी डेट आ गई 1 अप्रैल, उसके बाद 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड हो जाएंगे, तो 1 अप्रैल प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, आंसर क्या हो जाएगा 4 अप्रैल। तो व्हेन द पीरियड इज इन मंथ्स, तो किस मंथ में कितने दिन होते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हेन द पीरियड इज इन डेज, तो डेज के हिसाब से कैलकुलेशन होती है। डेज में ध्यान क्या देना है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, जिस डेट पे आपने बिल बना के भेजा है वो डेट काउंट नहीं होती, बट डेट ऑफ पेमेंट जब वो मैच्योर हो रहा है तो वो डेट काउंट होती है। very 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 important, if the maturity date falls on a day which is a public holiday, the maturity date on the of the bill shall be preceding business day। अगर आपने कैलकुलेट करा मैच्योरिटी डेट और वो आ रही है एक पब्लिक हॉलिडे, पब्लिक हॉलिडे आपके लिए 3 होंगे, 15 अगस्त, 26 जनवरी और 2 अक्टूबर, 3 पब्लिक हॉलीडेज होते हैं। तो उस डेट पे अगर मैच्योरिटी डेट आ रही है तो अज्यूम करा जाएगा उसको एक दिन पहले देना पड़ेगा पैसा, प्रीसीडिंग। तो जो भी डेट ऑफ मैच्योरिटी आई अगर वो पब्लिक हॉलीडे है तो उससे एक दिन पहले। संडेज भी छुट्टी मानी जाती है, तो अगर उस दिन आ रहा है तो उससे एक दिन पहले मान लिया जाएगा। इफ द मैच्योरिटी डेट of a bill is 26 January, it will be paid on 25th January 2019। अगर आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी 26 जनवरी है, 26 जनवरी आ रही है विच इज अ पब्लिक हॉलिडे, तो आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या मानी जाएगी 25th जनवरी, प्रीसीडिंग बिजनेस डे। बहुत 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 इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, रूल्स रिलेटिंग टू कैलकुलेशन ऑफ डेट ऑफ मैच्योरिटी। क्या रूल्स पढ़े हमने, डेज ऑफ ग्रेस आर नॉट अलाउड व्हेन द बिल इज पेबल ऑन डिमांड और एट साइट। आफ्टर साइट एक नॉर्मल बिल होता है, बिल पेबल ऑन डिमांड जब मैं बिल दूंगा पैसे देने पड़ेंगे, कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं। बिल एट साइट जैसे मैंने बिल प्रेजेंट करा पैसे देने पड़ेंगे, कोई डेज ऑफ ग्रेस नहीं। When the period is in days, so calculation will be in days. When the period is in months, calculation will be in months, irrespective of the number of days in a month. Most important, if the maturity date falls on a day which is a public holiday, so maturity date of the bill shall be preceding business day। Very very important term, date of maturity। इस पे हम questions भी करेंगे अभी, उससे पहले एक बार हम terms खत्म कर लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टर्म है बिल एट साइट और ऑन डिमांड।
bill at sight or bill payable on demand. Bill at sight or instruments payable on demand means the instrument in which no time for payment is mentioned. कह रहे इस पे कोई डेट मेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप जब मर्जी ले आना, कोई पैसों की कोई कमी है क्या हमारे पास, आप बिल लेके आना, आपको पैसे मिल जाएंगे, इसमें कोई डेज ऑफ ग्रेस कुछ नहीं होते. A check is always payable on demand. A bill of exchange or promissory note is payable on demand when no time for payment is specified or it is expressed to be payable on demand. कह रहे bill of exchange और promissory note payable on demand और bill at sight तब माना जाता है जब उसमें कोई डेट ही मेंशन नहीं है, और स्पेसिफाइड, एक तो है कि डेट ही मेंशन नहीं है और दूसरा स्पेसिफाइड है कि बिल इज पेएबल ऑन डिमांड. डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल हम कर चुके हैं, दोबारा एक बार रिवाइज करेंगे. अ बिल मे बी प्रेजेंटेड टू अ बैंक एंड द अमाउंट रिसीव्ड अगेंस्ट इट. आपके पास बिल पड़ा हुआ था, आपको पैसों की जरूरत थी, आप बैंक के पास गए, आपने डिस्काउंट कराया, पैसे मिल गए. This process is known as discounting of a bill. The bank deducts its charges, called discounting charges, from the bill amount and disburses the balance amount. 50,000 का बिल था, मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला 2,000 रुपए हम कमीशन लेंगे, तो 2,000 रुपए उन्होंने डिस्काउंटिंग चार्जेस काटे, बाकी 48,000 वो मुझे दे देंगे. डिस्काउंटिंग ऑफ अ बिल. नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ी थी endorsement of a bill. Endorsement means transfer of bill of exchange or a promissory note to another person. The person receiving the bill of exchange becomes authorized to receive the payment. मेरे पास बिल पड़ा हुआ था, मैंने सी से सामान खरीदा, मैंने वो बिल सी को दे दिया, इंडोर्स कर दिया. अब सी हैज द अथॉरिटी ओवर दैट बिल. सी उसका एक्चुअल ओनर बन चुका है. He is authorized to receive the payment. The person who transfers the bill of exchange in favor of another person is called the endorser, and the person to whom bill of exchange is endorsed is called the endorsee. जो बिल को endorse कर रहा है वो endorser, जिसके फेवर में बिल endorse हो रहा है वो endorsee. एक ऑप्शन होता है आपके पास बिल सेंट फॉर कलेक्शन. बिल्स डिस्काउंटेड में आप इमीडिएटली बिल डिस्काउंट कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं. बिल सेंट फॉर कलेक्शन में क्या होता है कि आपने बैंक को दे दिया बिल कि आप अपने पास रख लो, जब बिल मैच्योर हो जाएगा ना तो मेरे बिहाफ पे जाके पैसे कलेक्ट कर लेना और मेरे बैंक में पैसे डाल देना. डिस्काउंटिंग में मैं पैसे बैंक से इमीडिएटली मांग रहा हूँ कि ये लो पकड़ो, बिल आपका हुआ, मुझे पैसे चाहिए अभी, काट लो अपनी कमीशन. दैट इज डिस्काउंटिंग. बिल सेंट फॉर कलेक्शन में मेरे पास ही है बिल, मैं ही ओनर हूं, बस मैं बैंक से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ऐसा करो, बिल अपने पास रख लो, मेरा ये बिल आपका नहीं हो गया. आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो बैंक वालों, जब बिल मैच्योर हो जाएगा तो जाके मेरे बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर लेना और मेरे बैंक में पैसे डाल देना. तो इसे बोलते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन. अ बिल रिसीव्ड may be retained till the date of maturity, but it may be deposited within the bank with instructions that the bill be retained till maturity and realized on its due date. मतलब a bill received may be retained till the date of maturity. आपके पास बिल पड़ा हुआ है, आपकी मर्जी है कि आप उसको जब तक बिल मैच्योर नहीं हो जाता ना, आप उसको अपने पास रखो. रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी, एक तो ऑप्शन आपके पास है, जब मैच्योर हो जाएगा तो पैसे दे लेना. दूसरा ऑप्शन है इट मे बी डिपॉजिटेड विद द बैंक, कि आपने बैंक को दे दिया विद द इंस्ट्रक्शंस दैट द बिल बी रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी, जब तक बिल मैच्योर नहीं होता बिल अपने पास रखो, एंड रियलाइज्ड ऑन इट्स ड्यू डेट. इट इज नोन एज बिल सेंट फॉर कलेक्शन. बिल सेंट फॉर कलेक्शन में आपको पैसे इमीडिएटली नहीं मिल रहे हैं, आप बस बैंक को बिल दे रहे हो कि जब बिल मैच्योर होगा तब मेरे बिहाफ पे जाके पैसे कलेक्ट कर लेना. बिल सेंट फॉर कलेक्शन. ये टर्म्स हमें क्लियर होंगी तो हमें जर्नल एंट्रीज पास करना बहुत इजी होगा. तो ये टर्म्स क्लियर होनी बहुत जरूरी है.
नेक्स्ट टर्म है डिसऑनर। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होने वाला है ये, डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर मीन्स दैट द बिल इज नॉट पेड बाय द ड्रॉई। आप ड्रॉअर थे, आपने बिल बना के भेजा था उसके पास, उसने एक्सेप्ट तो कर लिया था, 3 महीने का बिल था, अब 3 महीने हो गए, जब मेच्योरिटी हुई तो ड्रॉई पैसे ना दे पाया, तो पैसे ना दे पाया तो बिल हो गया डिसऑनर। जैसे होता है ना चेक डिसऑनर होता है, चेक बाउंस हो गया, ऐसे ही बिल डिसऑनर हो गया, मतलब नॉन पेमेंट ऑन मेच्योरिटी। जब बिल मेच्योर हुआ तो उसके पैसे नहीं मिले। डिसऑनर मीन्स दैट द बिल इज नॉट पेड, द बिल इज नॉट पेड by the drawee on its due date. It arises when the acceptor refuses or is unable to pay the amount of the bill. The bill of exchange, bill कोई भी हो सकता है, bill of exchange है, promissory note है, check है, कुछ भी हो सकता है। Usually because of insolvency कह रहा है पैसे नहीं है मेरे पास, मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा। तो अगर मैं आपके पैसे नहीं दे पाऊंगा तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बिल हो गया है डिसऑनर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है प्रैक्टिकल, जब हम जर्नल एंट्रीज करेंगे तो डिसऑनर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज होता है। अब जब हो गया बिल डिसऑनर तो आप क्या करोगे, आपने पैसे लेने थे, आप ए हो, बी ड्रॉई था, तो अब आप क्या करोगे, अब बिल हो गया डिसऑनर, तो आपके पास ऑप्शन होता है कंप्लेंट करने का। तो उस प्रोसेस को, कंप्लेंट करने के प्रोसेस को बोलते हैं नोटिंग ऑफ अ बिल। यू कैन गेट द बिल नोटेड, कर दो इसकी एंट्री, ब्लैकलिस्ट कर दो इसको, तो उससे उसकी क्रेडिट वर्दीनेस अफेक्ट होगी, तो लोग डरते हैं नोटिंग मत कराना प्लीज, हम आपके पैसे दे देंगे। तो नोटिंग ऑफ अ बिल, बिल व्हेन सेंट थ्रू अ नोटरी पब्लिक, नोटरी पब्लिक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड नोटरी पब्लिक होते हैं। आप वहां पे जाके होता है ना नोटरी करा लो, तो नोटराइज करा लिया आपने, फैक्ट रजिस्टर करा लिया, इस बंदे ने मेरे पैसे देने थे और ये पैसे नहीं दे पा रहा, ये बिल हो गया है डिसऑनर। बिल व्हेन सेंट थ्रू अ नोटरी पब्लिक and is dishonored, notary public makes a noting of dishonor. It is known as noting of a bill. Noting of a bill का मतलब होता है getting the fact of dishonor registered with the notary public. आप notary public के पास रजिस्टर करा रहे हैं कि ये पैसे नहीं दे पाया मेरे। ये नोटरी पब्लिक क्या होता है, नोटरी पब्लिक is an officer appointed by the central or state government to exercise the power and functions relating to noting and protesting of negotiable instruments for dishonor. नोटरी पब्लिक क्या होता है, कह रहे नोटरी पब्लिक इज एन ऑफिसर, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ऑफिसर appointed by the central or state government to exercise the power and functions relating to noting, protesting. You can get the bill protested कि noting तो हो गई, एंट्री बस एंट्री करा लिया आपने कि हाँ इसका डिसऑनर हो गया, आप प्रोटेस्टिंग, अब मैं इसके केस लड़ूंगा, तो नोटिंग प्रोटेस्टिंग, तो गवर्नमेंट ने कहा अब पुलिस स्टेशन तो जाओगे नहीं ना हर चीज के लिए, तो आप पहले नोटरी के पास जाओ, ये फैक्ट वहां पे रजिस्टर कराओ, उसके बाद आगे लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी। नोटिंग ऑफ अ बिल टू गेट द फैक्ट ऑफ डिसऑनर रजिस्टर्ड विद द नोटरी पब्लिक एन ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। नोटिंग चार्जेस, अब ये लीगल प्रोसेस है तो इसको कराने में कुछ खर्चे हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस इज द फी पेड टू द नोटरी पब्लिक फॉर नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज। किस चीज की नोटिंग कराते हैं, द फैक्ट ऑफ डिसऑनर। नोटिंग, नोटरी पब्लिक, नोटिंग चार्जेस इंटर रिलेटेड टर्म्स हैं, आगे काम आएंगे। रिटायरमेंट ऑफ अ बिल, पहले हमारा शायद ये बीआरएस में आ चुका है, रिटायरमेंट, द बिल वाज रिटायर्ड अंडर अ रिबेट। तो रिटायरमेंट ऑफ अ बिल व्हेन द ड्रॉई पेज द बिल बिफोर इट्स ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दो
तो उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल. बिल रिटायर करो जल्दी से, पेड बिफोर ड्यू डेट. इट इज कॉल्ड रिटायरमेंट ऑफ अ बिल. द होल्डर्स अलाउ हिम, यूजुअली क्या मिलती है उसके लिए, रिबेट मिलती है. तभी तो देंगे ना डेट से पहले. अगर आप मुझे कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे तो फिर मेरे पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है ड्यू डेट से पहले पेमेंट करने का. तो होल्डर्स अलाउ हिम अ रिबेट ऑफ सर्टेन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ सर्टेन रेट पर एनम. तो जितना टाइम पीरियड पहले आप पेमेंट करोगे डिस्काउंट उस हिसाब से मिलेगा, रिबेट मिल जाएगी. व्हाट डू यू मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ अ बिल? व्हेन द बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट. बिफोर ड्यू डेट पेमेंट करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा. 3 महीने का बिल था, 1 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो तो कुछ डिस्काउंट मिलेगा. 2 महीने पहले पेमेंट कर रहे हो तो ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा ना. जितनी जल्दी पेमेंट करोगे उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा. उस डिस्काउंट को बोलते हैं रिबेट ऑन बिल. रिन्यूअल ऑफ अ बिल. रिन्यूअल इस साल के कोर्स से डिलीट हो चुका है. खुशी की बात है आपके लिए, बट मीनिंग पता होना चाहिए. मैंने आपको सामान बेचा, मेरे पास बिल पड़ा हुआ था, बिल रिसीवेबल. 3 महीने का बिल था, 3 महीने हो गए, बिल हो गया डिसऑनर, आप पैसे नहीं दे पाए. तो एक ऑप्शन होता है कि आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करें, अच्छा चल ठीक है एक नया बिल बना लेते हैं, मैं आपको 3 महीने और देता हूँ बट आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. आपने बोला ओके. तो रिन्यूअल ऑफ अ बिल मतलब एक नया बिल बन रहा है, पुराना बिल डिसऑनर हो गया था इस वजह से. When the acceptor of a bill is not in a position to meet the bill on its due date, he may, with the consent of the holder, मैं आपके पैसे नहीं दे पाया था, मैं आपके पास आया, मैंने बोला देख बिल मैच्योर हो रहा है 1-2 दिन में और जो हालात है मुझे लग नहीं रहा कि मैं आपके पैसे दे पाऊंगा टू बी ऑनेस्ट, तो चलो प्लीज आप मुझे 3 महीने का टाइम और दे दो. तो फिर मैं आया आपके पास, फ्रेश डॉक्यूमेंटेशन हुई, मैंने कहा इंटरेस्ट ले लेना कोई बात नहीं. When the acceptor of a bill is not in a position to meet the bill on its due date, he may, with the consent of the holder, accept a fresh bill. आप अगर एक्सेप्ट करोगे तभी ना, मना करोगे नहीं मुझे तो अभी चाहिए, कह रहे ठीक है फिर हो गया डिसऑनर, कर लो जो लीगल केस करना है. मैं वरना दूसरा ऑप्शन है कि नया बिल बना लो. अ फ्रेश बिल इन प्लेस ऑफ द ओल्ड बिल. और पुराना बिल कैंसिल हो जाता है. इस प्रोसेस को बोलते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल. नेक्स्ट टर्म अकोमोडेशन बिल. हम ऑलरेडी कर चुके हैं. बिल्स 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड बिल, अकोमोडेशन बिल. अगर एक दूसरे की म्यूचुअल हेल्प के लिए बिल्स बन रहे हैं तो उसको बोलते हैं अकोमोडेशन बिल. कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है इस केस में. थ्योरेटिकली मीनिंग पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली 11th के कोर्स में अकोमोडेशन बिल नहीं है, जर्नल एंट्रीज नहीं है, थ्योरेटिकली पता होना चाहिए. Sometimes bill is drawn and accepted for the purpose of helping one or both the parties involved, mutual help के लिए, without any genuine business transaction. कोई ट्रेड नहीं हुआ है, बस म्यूचुअल हेल्प के लिए हम कर रहे हैं ऐसा. These bills which are drawn and accepted without any consideration, कोई बिजनेस तो हुआ ही नहीं था, with a view to help parties involved are called accommodation bills. Last term, negotiation. Negotiation means transferring. In case of negotiable instruments, with reference to this chapter, negotiation means transferring the bill in favor of another party. When a promissory note or a bill of exchange or a check is transferred to any person to constitute that person the holder. मैंने आपके नाम ट्रांसफर कर दिया, अब आप हो गए होल्डर, आप हो गए लीगल होल्डर इसके. The instrument is said to be negotiated. Negotiation is the process of transferring the bill or a promissory note or a check in favor of another person. I repeat, अगर आपकी टर्म्स क्रिस्टल क्लियर होंगी तो आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने में बहुत आसानी होगी. प्लीज टर्म्स सारी रीड करनी है, बट ये जो हमने टर्म पढ़ी थी कैलकुलेशन ऑफ मैच्योरिटी डेट,
इसके रूल्स आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म हमने आज डिस्कस करी, डेट ऑफ मेच्योरिटी, उसके रूल्स हमें सारे याद होने चाहिए, उसके बेसिस पे हम डेज ऑफ ग्रेस कैलकुलेट कर सकते। डेज ऑफ ग्रेस और ड्यू डेट में ऐड करेंगे डेज ऑफ ग्रेस, तो डेट ऑफ मेच्योरिटी रूल्स के बेसिस पे ही कैलकुलेट हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डेट ऑफ मेच्योरिटी, सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।